वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 361 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक कल हो गया था। ठीक है, कल हमने कवर किया था प्राकृतिक वनस्पति। तो एक प्रश्न जो था उसमें लास्ट वाला वो काली मिट्टी से रिलेटेड था। ठीक है, तो मिट्टी स्टार्ट हो गया, भारत की मिट्टियाँ इसमें कवर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। लेटराइट मिट्टी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से बताना है। लेटराइट मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार के ऊपरी भागों में पाई जाती है और लेटराइट मिट्टी में पोटास और कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है। लेटराइट मिट्टी में काजू, चावल, तंबाकू की खेती की जाती है, बताइए। लेटराइट मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार के ऊपरी भागों में पाई जाती है, करेक्ट है। लेटराइट मिट्टी में काजू, चावल, तंबाकू और टेपिकोया आदि की खेती की जाती है, ये भी सही है। लेटराइट मिट्टी में पोटास और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है, अधिकता नहीं होती। दो को एलिमिनेट करो, केवल एक और तीन हो जाएगा इसका आंसर। तो लेटराइट मिट्टी की जो उत्पत्ति है वो चूना और सिलिका के निक्षालन से हुई है। इसमें लोहा, चूना और एल्युमिनियम ऑक्साइड तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु पोटास और कार्बनिक तत्वों की इसमें कमी होती है, कमी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की अधिकता नहीं पाई जाती। इसको एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं और कछारी मृदा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इनमें से जिस तत्व की अधिकता नहीं पाई जाती तो कमी पाई जाती होगी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी में चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, कार्बनिक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन की इसमें जो है कमी पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा जो है मुख्यतः नर्मदा, तापी, कृष्णा, कावेरी, केरल के तटवर्ती प्रदेशों में 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, इसे दो भागों में विभक्त किया गया है, बांगर और खादर। प्राचीन जलोढ़क को बांगर तथा नवीन जलोढ़क को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी में चूना, कार्बनिक तत्व और पोटास प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह नवीन तथा अविकसित मृदा है। इसमें जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें अम्लीय गुण निहित होता है। इसमें पोटास, फास्फोरस तथा चूने का अभाव होता है। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस मृदा की ओर आपको इशारा करती हैं, बताइए। कौन सी मिट्टी है ये जिसमें पोटास, फास्फोरस तथा चूने का अभाव पाया जाता है और अम्लीय गुणों से निहित होती है? पर्वतीय मृदा। चाय की खेती के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो उपर्युक्त विशेषताएं पर्वतीय मृदा से संबंधित है। यह नवीन तथा अविकसित मृदा है जो कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने का अभाव पाया जाता है, जबकि जीवाश्म जो है इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें सेब की खेती, नाशपाती जो है, सेब, नाशपाती आदि की खेती की जाती है, यानी वृक्ष लगाए जाते हैं, और इस प्रकार की मृदा में अम्लीय गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। बांगर मृदा खादर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। बांगर खादर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। जलोढ़ मृदा धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन के लिए उपयुक्त मृदा है। जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉयल धान की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए, दलहन के लिए और तिलहन के लिए बिल्कुल उपयुक्त मृदा है। लेकिन खादर जो है ना वो बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है, ना कि बांगर खादर की अपेक्षा। गलत है, पहला स्टेटमेंट उल्टा कर रखा है, केवल दूसरा वाला सही है। तो जो खादर मृदा है वो बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, पहला वाला गलत है, यानी बांगर कम उपजाऊ है, खादर अधिक उपजाऊ है। और ये खादर बांगर है क्या? जलोढ़ मृदा के दो प्रकार। जलोढ़ मृदा गन्ना, धान, गेहूं, दलहन, तिलहन के लिए उपयुक्त मृदा है, दूसरा सही है। कार्बनिक मृदाओं को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया है? इस तरह के प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछ ले जाते हैं, बताइए। एंडीसॉल, एरिडोसॉल, हिस्टोसॉल या फिर अल्टीसॉल वर्ग। कार्बनिक मृदाओं को रखा गया है हिस्टोसॉल वर्ग में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो सबको देख लेते हैं एक बार करके। ज्वालामुखी के मुहाने पर बनने वाली मृदाओं को एंडीसॉल मृदा वर्ग में शामिल किया जाता है। और हिस्टोसॉल वर्ग में किसको शामिल किया जाता है? कार्बनिक मृदाओं को। अल्टीसॉल वर्ग में किसको शामिल किया जाता है? गर्म जलवायु में विकसित होने वाली मृदाओं को। एरिडोसॉल वर्ग में किसको शामिल किया जाता है? शुष्क तथा अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में विकसित होने वाली मृदाओं को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट
की स्थापना कहाँ की गई है? कोच्चि केरल में नहीं, उत्तराखंड के देहरादून में नहीं, उत्तर प्रदेश झांसी में नहीं, राजस्थान के जोधपुर में। तो मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान के जोधपुर में की गई है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2019 में राजस्थान के सूरतगढ़ से की गई। इस योजना का ध्येय वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा। बताइए कौन सा करेक्ट है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2019 की नहीं है, ठीक है, पीछे जाओ थोड़ा, 2015 की है। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू की गई थी। ये करेक्ट है, इतना इसकी वजह से कटेगा पूरा स्टेटमेंट। इस योजना का ध्येय वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा, केवल दूसरा सही है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से। इस योजना का ध्येय वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा। इसमें मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों एवं उर्वरकों की आवश्यकता का ब्यौरा होता है और इसका उद्देश्य है उपर्युक्त संसाधनों के उपयोग द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार द्वारा किसानों की स्थिति में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करना, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेती करना, आवरण फसलें उगाना और मिश्रित खेती तथा शस्यानुवर्तन अपनाना। उपर्युक्त में से कौन से उपाय मृदा अपरदन को रोकने के लिए प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं? सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करना यह है, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेती, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित कृषि करना, ठीक है। एक ही फसलें उगाने से मृदा अपरदन, मृदा की जो है उपजाऊ क्षमता घटती जाती है, इसलिए मिश्रित कृषि करनी चाहिए और उससे जो है मिट्टी का कटाव भी नहीं होता। तो सारे के सारे करेक्ट है, तो पढ़ने में लग जाएगा, आपने पढ़ा होगा थोड़ी बहुत तो छोटी क्लासों में भी, 1 2 3 4 ज्योग्राफी। तो उपर्युक्त सभी उपायों द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है, तथा इन सब उपायों को लागू करना आवश्यक है ताकि किसानों को अपरदन की समस्या एवं समाधान से अवगत कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, अत्यधिक सिंचाई से केशिका क्रिया को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। कैपिलरी एक्शन अगन पे पड़ा होगा वो, ठीक है। दिया दीप की बत्ती में ऊपर तेल चढ़ता है, मिट्टी का तेल, ठीक है। यह ज़मीन से जो है जल तने के द्वारा पौधे के ऊपर तक चढ़ता है। सब केशिका क्रिया आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में, अगर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। चलिए, अत्यधिक सिंचाई से केशिका क्रिया को बढ़ावा मिलता है जिसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में जमा हो जाता है। इस प्रकार की समस्या हरित क्रांति के बाद केरल तथा तमिलनाडु के अति सिंचाई क्षेत्रों केरल और तमिलनाडु के अति सिंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। देखिए, साउथ में नहीं है ये, उत्तर में, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, हरियाणा पंजाब में। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है। 2 को एलिमिनेट कर दीजिए। तो अत्यधिक सिंचाई से होता क्या है, कोशिका क्रिया को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में जमा हो जाता है। इस प्रकार की समस्या हरित क्रांति के बाद पंजाब और हरियाणा के अति सिंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मृदा में लवणता की समस्या निपटने के लिए उसमें जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है, ठीक है, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से कारक मृदा अपरदन के स्वरूप एवं दर को प्रभावित करते हैं? भू स्थलाकृतिक कारक, मानवीय कारक, जलवायु। बिल्कुल, जलवायु में पवने और जल, ठीक है, मानव तो है ही, हर जगह घुसा हुआ है। भूस्थलाकृतिक कारक भी हैं, ठीक है, अगर मिट्टी ढलान वाली है जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में तो ज़्यादा मिट्टी का कटाव होता है वहाँ पर। सभी उपरोक्त सभी, तो देखिए उपरोक्त तीनों हो गए। तो अगर जलवायु के उपलक्ष्य में देखें तो वर्षा की मात्रा, ठीक है, उसकी तीव्रता, तापमान एवं मृदा और पवनें जो हैं वो मृदा अपरदन के स्वरूप एवं दर को प्रभावित करती हैं। भूस्थलाकृतिक कारक, इसके अंतर्गत सापेक्षिक उच्चवास, प्रवणता, ढाल, अगर तीव्र ढाल है मिट्टी का तो ज़्यादा कटाव होगा, ठीक है, जो भौमिकीय अपरदन को अधिक प्रभावित करते हैं। मानवीय कारक की बात करें तो वर्तमान में मानव मृदा अपरदन में बढ़ोतरी का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो गया है।
भूमि उपयोग में परिवर्तन, निर्माण कार्य, त्रुटिपूर्ण कृषि पद्धतियाँ अपनाना, अत्यधिक चराई करना, ये सारे कारक मानव निर्मित कारक ही हैं। तो 10 प्रश्न ये ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, कम से कम एक बार तो कर ही लेना, ठीक है। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 361 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।